तो आज हम पढ़ेंगे HLA हार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे हमने जूरिस्प्रूडेंस में पहले पढ़ा था JL ऑस्टिन के बारे में कि वो लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे आगे बढ़ेंगे। जो HLA हार्ट जो है वो लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं हम ये जानेंगे। तो जो HLA हार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है लॉ को, उसे भी एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है, बिकॉज वो भी सेम क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। ठीक है। तो इसलिए इसके भी एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में डाला जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बुक है इनका, जो उसका बुक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो 1961 में आया था। तो उस बुक में इन्होंने डिफाइन किया है अपने जूरिस्प्रूडेंस को कि लॉ क्या है और वो किस तरह से अपने थ्योरी को डिफाइन करते हैं, इस बुक में दिया हुआ है। तो पहले सबसे जानते हैं कि इनका जो लॉ है ना, वो एक्चुअली में बेस्ड है ऑस्टिन का जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करने पे। इन्होंने अपने रूल कहते हैं अपने लॉ को डिफाइन किया है। यानी कि वो क्रिटिसाइज करते हुए अपने लॉ को डिफाइन करते हैं, उसमें डिफेक्ट ढूंढने के बाद और उसके बाद लॉ को निकाला है। तो जैसे मैंने कहते हैं JL ऑस्टिन वाले में याद होगा तो आपको दो चीज बताई थी। एक तो उसका डेफिनेशन और दूसरी बात ये है कि उनका जो रेलिवेंस है JL ऑस्टिन का, उस उनका जो डेफिनेशन है कई सारे ज्यूरिस्ट का बाद में बेस बना, फाउंडेशनल बेस बना, जिसपे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। तो ये रेलिवेंस मैंने बताया था। तो उसी से रिलेटेड है ये JL HLA हार्ट का कंट्रीब्यूशन। तो जो HLA हार्ट है वो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है, जो कि डेफिनेशन है लॉ, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। इसमें कहते हैं दो तीन चीजें प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जो ऑस्टिन का डेफिनेशन है वो क्रिमिनल लॉज के लिए तो सही हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है कि कमांड बाय सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। यानी कि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि हम पनिशमेंट देते हैं या फिर पेनल्टी लगाते हैं, तो यहाँ पे सैंक्शन का थ्रेट है। बट ये हर एक लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि सोवरिन नहीं बनाते हैं, वो तो दो इंडिविजुअल पार्टी बनाती है, जो दोनों में से कोई सोवरिन नहीं होती है, बट स्टिल वो रूल कहलाता है। दूसरा, डिक्लेरेटरी लॉज, जो कि डिक्लेयर किया जाता है और उसमें कोई सैंक्शंस नहीं इंक्लूड होते हैं। तो ये जो डिफेक्ट है ये उन्होंने बताया था कि ऑस्टिन की थ्योरी में, मतलब सॉरी लॉ के डेफिनेशन में ये डिफेक्ट है। दूसरा जो डिफेक्ट है वो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है वो जो है ना, वो अनलिमिटेड पावर्स की बात कर दी है ऑस्टिन के डेफिनेशन में। बट ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा डिजायरेबल भी नहीं है, बिकॉज आजकल हम बहुत सारी डेमोक्रेसीज में देखते हैं या ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में यही देखते हैं कि जो भी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो सोवरिन होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहते हैं लिमिटेशंस होती है कि वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड पावर किसी भी सोवरिन बॉडी पे नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी होती है। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो HLA हार्ट का जो लॉ है उन्होंने डिफाइन किया है, इस थर्ड वाले क्रिटिसिज्म पे पूरा फोकस करता है। इसी से उन्होंने पूरा लॉ को ड्राइव किया है। तो उनका जो थर्ड का क्रिटिसिज्म है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो ऑस्टिन ने सोवरिन थ्योरी को डिफाइन किया था, जो सोवरिन थ्योरी है उनकी क्या थी, कैसे पहले ये देख लेते हैं। सोवरिन थ्योरी जो है उसमें उन्होंने कहा था कि जो सोवरिन वो कहलाता है जो एक पर्सन या एक बॉडी है जिसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं चलता है, बट वो अदर बहुत सारे पीपल को, ग्रुप को कंट्रोल करता है। और ये जो पीपल ऑफ, जो कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है, ये इस सोवरिन बॉडी को फॉलो करती है या उसकी कहते हैं कमांड को मानती है, बिकॉज हैबिचुअल ओबीडियंस, ओबीडियंस इज देयर। इट मीन्स कि समझो कि हैबिचुअल हैबिट ऑफ ओबीडियंस है उनके पास। तो ये जो हैबिट ऑफ ओबीडियंस है, यानी कि सोवरिन बॉडी को जो फॉलो करने का उनका जो हैबिट है, इसको डिस्क्राइब करते हुए HLA हार्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या कहते हैं वो कि जो ये हैबिट ऑफ ओबीडियंस है, इसका मतलब जो ऑस्टिन है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि
ऐसा लॉ, ऐसा कमांड जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है, और वो फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका हैबिट है उस सोवरेन कमांड को फॉलो करने का। तो इस चीज में एक ब्रेकेज आ सकता है, कंटिन्यूटी में ब्रेकेज आ सकता है। तो लॉ जो होता है कभी भी ब्रेकेज में नहीं चल सकता, इट मीन्स वो कांस्टेंट होना चाहिए लॉ। ये नहीं कि कहते हैं लॉ जो है उसमें ब्रेक आ जाए। तो इसको भी कैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जो ये बातें करते हैं ना, ये काफी फिलोसॉफिकल टाइप की बातें हैं, प्लस थोड़ा सा दिमाग खराब करने, बिकॉज काफी जेनरिक टर्म्स यूज किए हैं, तो हमें भी उसी टाइप से समझना पड़ेगा, ठीक है। बट फॉलो करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के देते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक किंग है, ठीक है। वो किंग ऑर्डर कोई पास करता है, जैसे मैंने, एक सेकेंड, स्क्रीन पे ये जो चार्ट बना हुआ है कंटिन्यूटी ऑफ लॉ, इस पे ध्यान दें। जो पहले किंग ए है, वो कोई ऑर्डर देता है तो उसे लॉ माना जाता है, ठीक है। क्योंकि उसे हैबिट ऑफ ओबीडियंस मिला हुआ है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसे अपनी हैबिट की वजह से उस ऑर्डर को या उस लॉ को पालन कर रहा है या फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट अगर उसमें एक कंडीशन आ जाए, यानी कि या तो वो किंग मर गया, या फिर उसे डिथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया, तब उस सिचुएशन में क्या होता है कि किंग बी यानी कि दूसरा राजा वहां पे बन जाता है। जब दूसरा राजा बनता है तो उसके जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो करने की हैबिट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं है, बिकॉज जो किंग पहले था उसके साथ तो उसका कनेक्शन हो चुका था, मतलब उनका रिलेटिवली उनका कहते हैं हैबिट हो चुका था उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना। बट जो नया राजा है उसको हैबिट नहीं है सारे ग्रुप ऑफ पीपल को उसको ओबे करने का, इसका। तो वो जो हैबिट नहीं होने की वजह से वो जो कमांड है वो लॉ नहीं होगा। इसका सीधा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई भी किंग का कहते हैं, हमारे इंडियन कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे किंग्स हुए हैं, इसमें से अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी किंग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकबर ही को ही ले लेते हैं। तो अकबर जब तक अपना कहते हैं राज चला रहा है तो वो अपना कहते हैं जो भी बोलता है या ऑर्डर देता है, फरमान जारी करता है, तो वो लॉ होता है, ठीक है। तो लॉ जो कहते हैं उसकी जो प्रजा है फॉलो कर रही है, तो वो क्यों फॉलो करे, क्योंकि उसको हैबिट है उसको फॉलो करने का। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अकबर के ऊपर किसी ने कहते हैं अटैक किया या फिर अकबर मर गया, ठीक है, अटैक करके उसे मार दिया, तो क्या हुआ कि अकबर अब तो कहते हैं एब्सेंस हो गया। अब सारे जो लोग थे उसको तो अकबर को फॉलो करने का कहते हैं हैबिट था। तो जो अब नया राजा आया है वो जो तुरंत अभी ऑर्डर पास करेगा तो शायद अभी सारे लोग उसको फॉलो ना करें, ठीक है। क्योंकि इसे अब थोड़ा बहुत स्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने आप को कि अभी किंग है, किंग बदल चुका है। तो क्या कहते हैं सारे लोगों को हैबिचुअल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो ब्रेकेज आता है ना, इस चीज को ऑस्टिन ने सही से नहीं डिफाइन किया था, तो ये अब डिफाइन करते हैं इस चीज को। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को वो डिफाइन करते हैं कि ये जो ब्रेकेज है वो क्या है और ये क्यों आ रहा है। पहली बात ये कहते हैं ये जो ब्रेकेज है ये इसको ठीक किया जा सकता है रूल ऑफ सक्सेशन से। यानी कि अगर कोई रूल उस किंग को रिप्लेस करने का या फिर उस बॉडी को रिप्लेस करने का कोई रूल ऑफ सक्सेशन होता, तो ये जो ब्रेकेज है कहते हैं सोवरिन पार्ट बॉडी में वो नहीं आता। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है आजकल की, तो कोई एक प्राइम मिनिस्टर रहता है या प्रेसिडेंट रहता है, तो इलेक्शन होते हैं, वो कहते हैं वो फिर चेंज हो जाता है और उसको ही फॉलो करते हैं लोग। तो इसमें ये नहीं है कि नया प्राइम मिनिस्टर है तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रूल ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और सब लोग उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन मोनार्क में ऐसा नहीं होता है, मोनार्क में थोड़ा सा कहते हैं सोसाइटी जो है डिस्टेबलाइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गद्दाफी मारा गया था, किसी को याद हो तो, जब गद्दाफी मारा गया था तो वहां पे सेंस ऑफ ये नहीं था कि अब किसे किसे अथॉरिटी माना जाए, ठीक है। तो वहां पे डिस्टेबलाइज हो गया था, तो उस डिस्टेबलाइजेशन को रोकने के लिए रूल ऑफ सक्सेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो वो हैबिट ऑफ ओबीडियंस की बात करते हैं, कि जो हैबिट ऑफ ओबीडियंस है उसको वो कहते हैं कि हैबिट और रूल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हैबिट जो होता है, एक सेकंड मेरे को पानी पीने दो। अगर यहाँ तक कुछ समझ में आया तो से यस, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, एक सेकंड।
रोहिणी। सही जा रहा है, कंटिन्यू कर सकते हो, समझ में आ रहा है। हम्म। तो वो कहते हैं कि हैबिट और रूल में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले वो हैबिट और रूल को डिफरेंशिएट करते हैं। हैबिट वो कहते हैं कि हैबिट का मतलब वो होता है, समझ लीजिए कि एक आदत है, ठीक है। इट मीन्स वो किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जो रूल है उसमें भी फॉलो तो किया जा रहा है, बट हैबिट को फॉलो करो या ना करो, उसमें कोई सैंक्शन नहीं होता है या फिर कोई उसके रिपरकशंस नहीं होते हैं। बट रूल जो होता है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। ये डिफरेंस होता है रूल और हैबिट में। तो ऑस्टिन जो है वो कहते हैं कि एनी कमांड बैक बाय सेंसन। तो वो जो कहते हैं गिवन बाय सॉवरिन तो बैक बाय सेंसन। तो वो जो हैबिट जो है उसमें हैबिट ऑफ ओबीडियंस में जो ब्रेकेज आ रहा है, उसकी वजह से इनका जो पूरा डेफिनेशन है वो खराब हो जा रहा है सॉवरिन का। तो ये अब डिफाइन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कहते हैं हैबिट और रूल दो तरह के होते हैं। एक होता है सोशल रूल, एक होता है सोशल हैबिट, ठीक है। तो सोशल हैबिट और सोशल रूल में पहले अंतर जान लेते हैं। जो सोशल हैबिट जो है वो उसको सोशल से कहते हैं। अगर मर्ज कर देंगे, जो मैंने हैबिट बताया वही चीज सोसाइटी में अगर हो रही है तो वो सोशल हैबिट है। जैसे अगर सोसाइटी में कोई एक नॉर्म है जिसे फॉलो कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, तो वो क्या है कि वो हैबिट है। बट उसको अगर कोई फॉलो करना बंद कर देता तो उसके रिपरकर्शन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि अ, जैसे हिंदू हिंदूज में सब कोई मान लो टेम्पल जाते हैं, ठीक है। सब कोई टेम्पल जाते हैं। बट उसमें से अगर कोई लोग टेम्पल नहीं जा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हिंदू नहीं है या फिर उनको कोई क्रिटिसाइज करेगा या उसके कोई रेपरकशंस होंगे। ऐसा नहीं है। तो ये हो गया सोशल हैबिट। दूसरा, अगर बात करते हैं सोशल रूल क्या होता है। सोशल रूल में भी कुछ कहते हैं, एक नॉर्म है जिसको लोग फॉलो तो करते हैं, बट अगर उसको फॉलो ना करें तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम टेम्पल का ही बात लेते हैं। टेम्पल में जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक टेम्पल में जाने से पहले हम लोग जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। बट अगर वही सोचो कि अगर कुछ लोग, सब लोग ऐसे ही करते हैं कि सब लोग जूते चप्पल उतार के खाली पैर अंदर जाते हैं। बट उसमें से दो चार लोग अगर जूता पहन के या चप्पल पहन के अंदर चले जाएंगे, तब उसके रिperकशंस होंगे, ठीक है। तो वो है सोशल रूल्स, उसके कॉनोटेशन होंगे, नेगेटिव कॉनोटेशन। तो वो है सोशल रूल। इसी तरह से इन दोनों को वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो उनका जो कहते हैं फोकस है वो सोशल रूल के ऊपर है, यानी कि अब सोशल रूल को वो और ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जो सोशल हैबिट है वो डिफरेंट चीज है, एंड सोशल रूल से ही उन्होंने और उसको डिफाइन किया है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो सोशल रूल है और सोशल हैबिट में कुछ सिमिलैरिटीज है एंड कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या है? तो जो सिमिलैरिटी है वो ये कहता है कि दोनों में, सोशल रूल में और सोशल हैबिट में, दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे सर्टेन नॉर्म्स हैं या जनरल बिहेवियर है जो लोग फॉलो करते हैं। रूल में भी फॉलो करते हैं, हैबिट जो होता है सोशल हैबिट उसमें भी फॉलो करते हैं। ये इसका सिमिलैरिटी है। बट डिफरेंसेस कहाँ है? डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन बिहेवियर इन एनी डेविएशन इज क्रिटिसाइज। यानी कि अगर कॉमन बिहेवियर जो है वो सोशल हैबिट में क्रिटिसाइज नहीं की जाती है, यानी कि आप अगर डेविएट हैं उस बिहेवियर से तो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा या फिर उसका रिपरकशंस नहीं होगा। बट जो सोशल रूल है उसमें डेविएट होने पे आपके रिपरकशंस हो सकते हैं या फिर आपको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, जो डिफरेंस है सोशल रूल और सोशल हैबिट के बीच में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट्स। तो ये क्या होता है? सी, अकॉर्डिंग टू एच एल ए हार्ट वो क्या कहते हैं कि जो सोशल हैबिट्स जो है ना उसमें एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो सोशल रूल है उसमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एस्पेक्ट होते हैं। तो अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट है क्या, इसको मैंने डिफाइन किया। अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे में सबसे लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एस्पेक्ट क्या है। तो इंटरनल एस्पेक्ट से पहले एक्सटर्नल एस्पेक्ट देते हैं, वो समझना थोड़ा रिलेटिवली आसान है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट जो होता है ना उसका मतलब होता है मेयरली प्रिडिक्टिव
कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अगर सोसाइटी में फॉर एग्जांपल, पीके फिल्म देखी है सबने, पीके फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें जो कहते हैं पीके है, मतलब आमिर खान है, वो देखता है कि सब लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई मतलब सब लोग पूजा कर रहे हैं, किसी कोई गॉड की, कोई अल्लाह की। तो वो एक फॉलो कर पा रहा है कि सब लोग किसी ना किसी की पूजा कर रहे हैं। तो ये है उसका एक्सटर्नल प्रिडिक्ट, यानी कि वो एक पैटर्न देख पा रहा है सबके अंदर में। ठीक है, कि सब लोग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो गॉड अलग अलग है, बट ये कि कोई ना कोई, सब एक पर्सन, सब सारे जो दुनिया मतलब इस धरती पे जो है, वो लोग अपने क्रिएटर को जानते हैं या अपने क्रिएटर को पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। तो ये एक जनरल पैटर्न उसने डिस्क्राइब किया था। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल प्रिडिक्शन ऑफ, नियरली प्रिडिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करना, दैट इज एक्सटर्नल होता है। अब जो इंटरनल एस्पेक्ट है उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा कि वापस टेम्पल वाला ही लेते हैं, कि अगर जैसे फॉर हिंदूज के लिए और मैं क्रिश्चियन के लिए दो चीज बताऊंगा। हिंदूज में क्या होता है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपका एक सेट ऑफ नॉर्म्स है कि आप डिसेंट कपड़े पहन के जाओगे, प्लस आपको जूते चप्पल बाहर उतारने हैं। तो ये जो है ये सारे हिंदूज को अपने आप में पता है। तो ये जो है इंटरनल इंटरनल एस्पेक्ट है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको फॉलो कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। इसी तरह कहते हैं क्रिश्चियन में है, क्रिश्चियन में कि अपना कहते हैं ड्रेस कोड होता है, या फिर जो क्रिश्चियन जो होते हैं वो कैंडल जलाते हैं और जूते पहन के अपने कहते हैं चर्च में जाते हैं, उनको जूते उतारने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो ये उनका सेट ऑफ पैटर्न जो है वो सारे क्रिश्चियन लोग समझते हैं। तो ये है इंटरनल एस्पेक्ट। जो सेट ऑफ नॉर्म्स है, जो सेट ऑफ बिलीफ है, वो कम्युनिटी पूरी तरह से जानती है और उसको फॉलो करती है। अगर वो फॉलो नहीं करेगी तो उसके रिpercussions हो सकते हैं, ये भी उनको पता है। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट। तो यही कह रहे थे कि ये जो डिफरेंस है कि जो सोशल हैबिट है उसमें केवल एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है, यानी कि केवल वो देख सकता है कि पैटर्न ड्रॉ कर सकता है, बट उसकी कोई रिपरकशंस नहीं है। बट सोशल रूल में क्या है कि वो पैटर्न भी है सब में, कि सारे लोग अपने क्या कहते हैं जूते खोल के भी जा रहे हैं, और उसमें क्या है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। तो यह है इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल रूल और सोशल हैबिट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में मैंने क्या था डायग्राम बनाया, उससे पहले मैंने लिखा है रूल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इससे पहले मैं जो पुराना वाला पेज है, ऊपर वाला बैक, ऊपर वाला पेज, और व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखा है उसका, जो HLA हार्ट है उसका डेफिनेशन है। आपने ये समझ लिया कि सोशल रूल पे बात कर रहा है। तो वो रूल है ना, पहले व्हाट इज, अब कहते हैं पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि वेयर देयर इज लॉ, ह्यूमन कंडक्ट इज मेड इन इन सम सेंस नॉन ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी, एज इट इज सेट ऑफ रूल्स इन विच ऑब्लिगेशन इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रूल। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी ह्यूमन कॉन्डक्ट है, अगर वो लॉ है, और तो ह्यूमन कंडक्ट जो है वो कभी भी ऑप्शनल नहीं होगा, वो नॉन ऑप्शनल होगा और ऑब्लिगेशन होगा। यानी कि कोई भी अगर लॉ है या तो पर्सन को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं डेविएट कर सकते हो कि आप फॉलो करो या मत करो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो रूल नहीं है या वो लॉ नहीं है। ठीक है, तो इसी में जो कॉन्सेप्ट है ऑब्लिगेशन का, उसके बारे में बताते हैं। पहले तो ये हमने समझ लिया कि ये ऑब्लिगेशन है, नॉन ऑप्शनल है। ठीक है, दूसरी बात, ये सोशल हैबिट और सोशल रूल से अलग करते हैं, और ये सोशल रूल को और डिफाइन करते हैं कि जो सोशल रूल है वही हमारा लॉ है। ठीक है, उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं हम, कि रूल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्लिगेशन, यानी कि ऐसे रूल्स, एक देखिए दो तरह के रूल होते हैं। एक होते हैं कि रूल नहीं होते, एक्चुअली कॉन्डक्ट्स होते हैं।
एक ऐसे होते हैं जिसके ऑब्लिगेशन होते हैं जो करना जरूरी होता है, और एक होता है जिसके ऑब्लिगेशन नहीं होता है जो करना जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था सोशल रूल जो होते हैं उसको वो ऑब्लिगेटरी इन नेचर होता है, बट सोशल हैबिट जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। जैसे कहते हैं मोरालिटी में, जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़े का कहते हैं बड़े को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर रिस्पेक्ट करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। तो इन सम सेंस ये वाला कहते हैं ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट ये कि करना चाहिए, ठीक है। बट इन अदर सेंस दूसरे वाला अगर साइड देखें, जो चीजें ऑब्लिगेटरी हैं यानी कि नॉन ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट करना, ये अगर ये सोसाइटी में प्रोहिबिट है तो ये है ऑब्लिगेशन है हर पर्सन पे कि वो थेफ्ट ना करे। तो अब यहाँ पे कहते हैं जो एचएलए हार्ट है वो दूसरे वाले एक्सपेक्ट पे फॉलो करते हैं, यानी कि जो ऐसे रूल्स या ऐसे ह्यूमन कंडक्ट जो ऑब्लिगेशन, जिसमें ऑब्लिगेशन हो कुछ, उसको वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो दो चीजें डिवाइड करते हैं, मैंने बता दिया, जैसे मोरल कोड ऑफ सोसाइटी एंड दूसरा है रूल एज लॉ। जो कहते हैं, एक सेकंड स्क्रीन में देखो, हाँ सबसे ऊपर में ही दो में पहले डिवाइड करते हैं, एक मोरल सोसाइटी में, दूसरा रूल एज लॉ। तो ये जो रूल एज लॉ है जो सेकंड वाला है, जिसके जिसके कुछ रिpercussions हो सकते हैं उस नॉर्म्स को फॉलो करने नहीं करने पे, उसी को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है दो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले क्या था कि सोशल रूल एंड हैबिट में उन्होंने डिफरेंस बताया, और जो सोशल रूल था उसको बताया कि वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोरल कोड ऑफ सोसाइटी, एक होता है रूल एज लॉ। वो जो लॉ होता है जिसमें सैंक्शन अप्लाइड है, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। नाम बहुत ही सिंपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी रूल क्या है पहले हम ये जानते हैं। तो प्राइमरी रूल का मैंने डिफिनेशन लिखा है, प्राइमरी पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू और एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्शंस, दैट इज कॉल्ड, जैसे प्री डिफाइंड रूल्स। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें क्या होते हैं कि कुछ नॉर्म्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे ट्राइबल्स जो हैं, ट्राइबल मेंबर है, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। फिर ट्राइबल सोसाइटी में शादी कैसी होंगी, ये सब चीजों के पहले नॉर्म्स होते हैं। वो जो होते हैं, वो जो नॉर्म्स होते हैं धीरे धीरे करके एक सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, वही होते हैं उनके प्राइमरी रूल्स, ठीक है। ये होता है प्रिमिटिव सोसाइटी का। आज की अगर सोसाइटी हम देखें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना भी हम लोग इंडिया को रूल करने के लिए, चलाने के लिए जो चाहिए, वो हमने उसमें लिख दिया है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी रूल हो गया। तो ये है हमारा प्राइमरी रूल। तो प्राइमरी रूल में, ये प्राइमरी रूल का डेफिनेशन है, लेकिन इस प्राइमरी रूल में तीन डिफेक्ट्स हैं। क्या क्या है? पहला है अनसर्टेनिटी। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेट ऑफ रूल्स बन रहा है या प्राइमरी रूल बन रहा है, तो कहते हैं उसमें क्या क्या डाला जाएगा ये सर्टेन नहीं है। यानी कि जैसे कि एक लंबे समय से कहते हैं कोई चीज फॉलो करती हुई आ रही है, तो वो डाल दिया तो एज अ कस्टम वो रूल बन गया। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ फॉलो नहीं भी कर रहे थे, बट अचानक से ऐसा सिचुएशन आया कि वो चीज हमको करना पड़ गया। जैसे कोविड 19 में अलग अलग चीजें हम लोग करना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी एज अ रूल ले लिया। तो ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। दूसरा है कि जो प्राइमरी रूल जो है उसका एक फीचर है कि वो स्टैटिक होता है, ठीक है। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज में होता है कि अगर कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो बस वही चीज फॉलो करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। पुरानी सोसाइटीज में भी हमने देखा, जैसे आज के टाइम में भी देखें तो जो फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ है, वो काफी रिजिड है। जो उसमें लिख दिया है बस वही करना है, चेंज नहीं आ सकता है, बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। तीसरा जो है वो इनएफिशिएंट है। यानी कि जिस समय वो लॉ बना था या फिर जिस समय वो नॉर्म था बना था, जिस सोशल कंडीशन में, मतलब पुराने टाइम में, उस टाइम में वो हो सकता है कि एफिशिएंट हो, बट एट द एज अ टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीता, वो रूल उतना शायद एफिशिएंट ना रहा हो। तो ये होता है इनएफिशिएंट। यानी कि जो प्राइमरी रूल है वो टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ ये तीन उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए सेकेंडरी रूल का जो कहते हैं काम आता है। तो इसी को मैंने कहते हैं एक बॉक्स में लिखा है। बॉक्स की बात बांध करेंगे, पहले सेकेंडरी रूल जानने तो क्या है।
सेकेंडरी रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी रूल्स इट लेज डाउन द वेज इन विच प्राइमरी रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, चेंज एंड एनफोर्स्ड। इसका मतलब ये है कि जो एक तरह से सपोर्टिव रूल है ये। प्राइमरी जो रूल है उसमें कैसे चेंज लाना है या क्या चीज उसमें इंट्रोड्यूस करना है, उसको एनफोर्स कैसे करना है, इन सब चीज के बारे में लिखा जाता है सेकेंडरी रूल में। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। तो इसी में जो सेकेंडरी रूल है उसके 4 पार्ट्स बताए हैं HLA हार्ट ने। क्या क्या बताए हैं? फर्दर नीचे क्लासिफाई किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 4 में है, पहला है रूल ऑफ रिकॉग्निशन। इट मीन्स कि कौन सा रूल जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वैलिड होगा इनवैलिड होगा, उसको टेस्ट करने के लिए जो सेकेंडरी रूल है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमारा, ठीक है। अब उसमें कौन सा रूल रेलिवेंट है, कौन सा रूल इरेलीवेंट है, उसको टेस्ट करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि प्रोसीजर लॉ है हमारे पास, जुडिशरी है। तो ये जो प्रोसीजर्स या फिर जो भी मैकेनिज्म स्टेब्लिश किए जाते हैं वो आते हैं रूल ऑफ रिकॉग्निशन में। दूसरा है रूल ऑफ चेंज, यानी कि जो हमने प्राइमरी रूल बना रखे हैं उसमें टाइम टू टाइम चेंज लाने की जरूरत पड़ती है। जो मैंने बताया था ना स्टैटिक इन कैरेक्टर है, तो उसको सही करने के लिए रूल ऑफ चेंज को सेकेंडरी रूल में देखा जाता है। तो वो क्या है कि अब जैसे हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखा हुआ है कि वो अमेंड किया जा सकता है, तो वो जो अमेंडेबिलिटी है, रूल ऑफ चेंज है, वो आता है रूल ऑफ सेकेंडरी रूल में आता है। तीसरा है रूल ऑफ एडजुडिकेशन, प्रोसीजरल लॉज या फिर जो मैकेनिज्म बना रखा है जिस रूल को एनफोर्स करने के लिए, उसे कहते हैं रूल ऑफ एडजुडिकेशन, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। रूल का जो थर्ड डिवीजन है वो ये है। और लास्ट जो है वो है सैंक्शंस इम्पोजिंग रूल्स, यानी कि पीनल लॉज, यानी कि जो रूल बना हुआ है उसका अगर वायलेशन होता है तो क्या पेनल्टी दी जाएगी, उस वो रूल्स, उसे भी कहते हैं सेकेंडरी रूल में डाला जाता है। तो HLA हार्ट का कहना है कि जो रूल या फिर जो लॉ है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइमरी रूल प्लस सेकेंडरी रूल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही लॉ कहा जाता है। तो मैंने बॉक्स में एक और चीज भी लिखी है कि जैसे जिस सोसाइटी में इन प्रिमिटिव सोसाइटीज प्राइमरी रूल एग्जिस्ट, यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी में होता है क्या है कि वो प्राइमरी रूल से होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी रूल वहां पे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब पासिस होता है, उसी तरह सेकेंडरी रूल जैसे जैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो सोसाइटी जो है प्रिमिटिव से मॉडर्न बनने लगती है। इट मीन्स हम लोग इसको एज अ सेंस ऑफ कहते हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या है कि मान लो कि 1947 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन था उससे बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या 1947 में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो क्या पूरी तरह उसी को अगर सेम लेके अगर आज के टाइम में फॉलो करने की कोशिश करें तो क्या वो रेलिवेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो वो रिलेटिवली क्या होगा कि वो बैकवर्ड सोच दिखाएगा, या फिर हमें दिखाएगा कि वो उतना रेलिवेंट नहीं है आज के समाज में। तो उसमें क्या चाहिए? सेकेंडरी रूल चाहिए। उसको अमेंड करना चाहिए, जो जो प्रोसीजर है उसमें क्या कहते हैं, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं रेलिवेंट है, क्या चीज वैलिड है क्या चीज वैलिड नहीं है, ये सब चीज जितना ज्यादा जो सोसाइटी सेकेंडरी रूल को फॉलो करता है अपने प्राइमरी रूल को क्या कहते हैं सही करने में, वो सोसाइटी उतना ही ज्यादा मॉडर्न माना जाता है आज के टाइम में। तो ये है पूरा उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो हमने पूरा उनका भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, पूरा समझ लिया है। इसमें कुछ समझना हो या बताना हो तो पूछ सकता है। पता मैं पानी पी लूं। मतलब समझ में आ गया सबको? इसमें लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि कंक्लूजन ये दिया कि उन्होंने लॉ बताया ना, उनका मेन हम्म। फोकस क्या था कि HLA जॉन ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम्म। उन्होंने इफेक्ट देखा था, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि उनका जो थ्योरी है वो गलत है। तो उन्होंने अपना हाँ। थ्योरी दिया कि रूल क्या है या लॉ क्या है। तो उनके हिसाब से जो लॉ है ना वो कोई कमांड नहीं है, वो बल्कि रूल है। कमांड और रूल में डिफरेंस है। कमांड जो होता है वो बोल रहे थे कि वो हैबिट पे डिपेंड करता है, बट जो हैबिट और रूल में है वो उन्होंने डिफरेंस दिखाया पहले कि हैबिट और हम्म। रूल में डिफरेंस होता है।
तो वो जो हैबिट है वो रूल नहीं हो सकता या लॉ नहीं हो सकता। रूल जो है वो लॉ है। फिर ओके। उन्होंने फर्दर उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया। फिर सोशल रूल बताया, सोशल हैबिट बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद उसने जब उन्होंने बता दिया कि देखो सोशल लॉ अलग है, सॉरी, सोशल हैबिट अलग है, सोशल रूल अलग है। और ये सोशल रूल है ना, यही एक्चुअली में लॉ है। यही एक्चुअली में लॉ है। सोशल हैबिट जो है वो लॉ नहीं है। वो सोशल सोशल रूल। रूल, हाँ सोशल रूल ही हमारा, उनका मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है सोशल रूल है एक्चुअली में। ठीक है। वो रूल जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके। ये है उनका मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कहते हैं जिसने जेएल ऑस्टिन पढ़ लिया ना सही से, उसको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब कहते हैं सोवरिन थ्योरी जिसको पता ही नहीं है, उसको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि सोवरिन थ्योरी अच्छे से समझ लेना, और तब उसका डिफेक्ट्स को समझ में आएगा। तो अब इनकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि इनको किसने क्रिटिसाइज किया है और किस बेसिस पे किया है। सबसे पहले डी वर्किन, इन एक जूरिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा है कि हाउ द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन आर रिकॉग्नाइज। इट मीन्स इनका कहना था कि जो प्राइमरी रूल है, प्राइमरी लॉ है, उसमें तो हमने एक कहते हैं सेकेंडरी रूल ये दिखा दिया कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन होना चाहिए कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, उसके लिए एक लॉ होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस, या फिर एक मोरल एथिकल लॉ होना चाहिए। बट उनका कहना था ये जो मोरल एथिकल लॉ है, इसको रिकॉग्नाइज करने का आपने कोई तरीका नहीं बताया। इस पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन तो ठीक है, बट रूल ऑफ रिकॉग्निशन को हम पहचानेंगे कैसे, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दूसरा है फुलर का क्रिटिसिज्म। वो कहते हैं कि एच एल ए हार्ट जो है, उन्होंने लॉ और मोरालिटी को, सेज मोरालिटी इज, हाँ, उन्होंने लॉ और मोरालिटी को सेपरेट कर दिया है इसमें। जैसे हमने अगर क्या आप लोगों ने मेरे को फॉलो किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सोशल रूल, सोशल लॉ, वो सोशल रूल और सोशल हैबिट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मोरालिटी को रूल से अलग अलग कर रहे हैं। बट फुलर कहते हैं कि जो सोशल मोरालिटी है, वही एक्चुअली सोर्स ऑफ लॉ है, वो डिफरेंट नहीं है, उससे पूरी तरह से सेपरेट नहीं है, वही एज अ सोर्स ऑफ लॉ है। मेन पहले मोरालिटी रहती है, तभी तो कहते हैं कोई भी लॉ या कोई भी रूल बनाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कोई सोसाइटी है जिसका एक कोई मोरल है, उसके अगेंस्ट जाके तो हम लोग लॉ नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो वो फुलर उसका क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। उन्होंने केवल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एकदम सिंपल सा बता दिया है। बट आज के टाइम में लॉ जो है इतना सिंपल नहीं है। ठीक है। लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं और भी कहते हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उससे भी इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो जो लॉ का मेन कहते हैं काम है, जो जस्टिस डिलीवर करना या फिर सोशल पीस स्टैब्लिश करना सोसाइटी में, उसके बारे में तो ना चले हार्ट ने बात की थी ना जो ऑस्टिन ने बात की है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि लॉ का पर्पस ही डिफीट क्या है, वो नहीं इन्होंने डिफीट किया, मतलब मेंशन ही नहीं किया है कि लॉ का जो पर्पस है मेन जस्टिस देना, उसके बारे में इन्होंने कोई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये उनका क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो ये चार क्रिटिसिज्म मैंने बताया। अब इसका रेलिवेंस देख लेते हैं। सी, रेलिवेंस में बहुत सारे केस लॉज इंडिया में हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ तीन चार केसेस हैं, उसके बाद अगर बताऊंगा तो फिर आप भी कहते हैं रिलेट कर पाओगे। जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि ये फर्स्ट जज केस के नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चेंज है वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी आना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे 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 चेंज आना चाहिए। तो ये कहते हैं सेकेंडरी रूल के बारे में बताता है, जो सेकेंडरी रूल में बताया था कि जो रूल ऑफ चेंज है वो आना चाहिए। तो ये हमारे कहते हैं इसका रेलिवेंस है। दूसरा एमसी मेहता ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो गैस लीक वाला हुआ था, दिल्ली वाला, ना कि
वो वाला मैं कह रहा हूँ, भोपाल वाला, बट वो भी हम्म। आ सकता है। उसमें भी क्या कहा था कि जो सोसाइटी है, अगर कहते हैं कोई लॉ नहीं है, बट उसकी कहते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी होने के लिए उस लॉ की जरूरत है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो रोल ऑफ रिकॉग्निशन में आ गया, रूल ऑफ रिकॉग्निशन में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल लॉ, राइट टू प्राइवेसी, ये सब पहले उतना एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इसको रिकॉग्नाइज किया गया बाद में। पहले तो प्राइमरी रूल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इसको इंटरप्रीट करके बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन में आता है। ठीक है, तो ये केस लॉज है। दूसरा, तीसरा है अडल्ट्री, 497 को डिक्रिमिनलाइज करना। मतलब एक टाइम में था कि उस समय उसका एफिशिएंसी रहा होगा, कहते हैं जरूरत रहा होगा उस टाइम में जब ये कहते हैं बनाया गया था, बट आज के टाइम में उतना रेलिवेंट नहीं रहा है, इन कहते हैं एफिशिएंट नहीं रहा है, तो इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ये बताता है कि जो रूल है वो जब इरेलीवेंट हो जाते हैं, तो उसको कैसे हटा दिया जाता है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन में आता है। फिर आता है एलजीबीटीक्यू का राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा और किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बता सकता है, जैसे, तो यही मतलब रेलिवेंस है इसका। ठीक है। अभी आईपीसी का हुआ ना, पूरा ओवरऑल कर दिया आईपीसी को। आईपीसी जो है वो भी एक तरह से सेकेंड रूल में ही आएगा, क्योंकि उसमें कहते हैं जो पार्ट जो है पीनल को डिफाइन करता है वो उसका सेकेंडरी रूल है, और उस आईपीसी को जो चेंज करने का प्रोसेस है वो भी कहते हैं सेकेंडरी रूल है। बट जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे जो डिफाइन कर रखा है, जैसे रेप है, मर्डर है, तो ये तो यूनिवर्सल है कि भाई ये सब चीज गलत है, तो ये वो हो गया उसका प्राइमरी रूल। ठीक है। अभी तो कहते हैं जो तीनों बिल्स को कहते हैं री इंट्रोड्यूस किया गया या फिर चेंज कर दिया गया, वो भी रूल ऑफ अमेंडमेंट में आ सकता है, उसमें कई सारे प्रोविजन जो है वो चेंज किए गए हैं। तो ये भी कहते हैं एचएलए हार्ट सेकेंडरी रूल से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ये इसका रेलिवेंस है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर बताना हो तो बता पूछ सकता है। ठीक है, आई थिंक इट इज डन मेरी तरफ से, एचएलए हार्ट कंप्लीट। अगर एक्चुअली हार्ट को समझ लिया ना, तो आप खुद ही इसको कहते हैं इसके रेलिवेंस आप जानने लगोगे। जैसे मैंने अभी कुछ केस लॉस के बारे में बताया, और कहते हैं अगर आईपीसी में, आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम में बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, तो उसको भी रेलिवेंसी उसमें हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे एमसी मेहता का दिया हुआ था, वो आईपीसी में ही दिया हुआ है हम लोग का क्राइम में। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत ज्यादा मिलेंगे इसके रेलिवेंट केसेस। जैसे मेनका गांधी वाला हो गया, या इमरजेंसी टाइम पे इंदिरा गांधी वर्सेस हुआ था, वो वाला केस, रूल ऑफ कहते हैं, फिर प्राइवेसी वाला कहते हैं बच्चन सिंह वाला केस, फिर पुट्टा स्वामी जजमेंट, के पुट्टा स्वामी जजमेंट, ये सब जो है ना, ये सब सेकेंडरी रूल को शो करते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में इसका रेलिवेंसी है। और ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सोसाइटी जो होता है, सेकेंडरी रूल अगर उस सोसाइटी में नहीं है, तो वो प्रिमिटिव या फिर बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं सोच रखता है, या फिर उस टाइप का दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री के सेंस में लें, तो फॉर एग्जाम्पल जो इस्लामिक कंट्रीज होती है उनकी जो लॉ है वो शरिया लॉ से वो डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उनके जो लॉ होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, प्लस वो उतने प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ी सोच है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी रूल जो है उतना ज्यादा नहीं है उनके पास। जितना ज्यादा एग्जॉस्टिव सेकेंडरी रूल होगा, उतना ही ज्यादा कोई सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव या फिर मॉडर्न होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।